हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं ज़ुबैदा लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हुंकार में। हमारी हिंद की फौज हुंकार भर रही है इन आतंकियों के खिलाफ। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को बीती रात भारत में घुसपैठ करने की सजा मिली है। चारों आतंकी सांबा बॉर्डर के जरिए भारत में घुसे। यहां वो जम्मू कश्मीर हाईवे के रास्ते श्रीनगर जाने की फिराक में थे। उनके पास हथियारों का बड़ा जखीरा था, इतना बड़ा जखीरा जो पिछले कई सालों में बरामद नहीं हुआ था। AK-47, AK-57, पिस्टल, चाइनीज हैंड ग्रेनेड, RDX और बाकी बहुत सारे ऐसे हथियार उनके पास थे जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी जो काउंसिल के चुनाव जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, कश्मीर में DDC चुनाव के दौरान ये आतंक फैलाने की कोशिश में थे। लेकिन उनकी साजिशों को हमारे जवानों ने वक्त रहते नाकाम कर दिया। नगरोटा के पास बन टोल प्लाजा पर जब आतंकियों के ट्रक को रोका गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। चावल की बोरी में छुपे हुए थे। कुछ देर तक सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन जब आतंकियों ने फायरिंग बंद नहीं की तो फिर उस ट्रक को उड़ा दिया गया। उसके परखच्चे उड़ा दिए गए जिसमें ये आतंकी मौजूद थे। इस तरह 4 आतंकियों का सर्वनाश हो गया और नाश हो गया पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे का। आज हुंकार भरेंगे पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट मुस्कुराते हुए देखिए। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाएं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो है ये रेत अभी गीली है और इसी रेत का सहारा लेकर आतंकी इस फिराक में थे कि कहीं ना कहीं जो रेत है उन्हें सुरक्षा बलों से बचाएगी। चुस्ती जो है वो सुरक्षा बलों ने दिखाई कि इस ट्रक में सवार 4 आतंकियों को बाहर आने का मौका नहीं मिला और इसी ट्रक में इन 4 आतंकियों की कब्र बन गई। हथियार और असला एमुनिशन जो बरामद हुआ है, ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है। हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार था। मिलिटेंट पाकिस्तान से क्रॉस करके कश्मीर आ रहा था। चुनाव होने वाली है 28 तारीख को, पंचायत का, जिला परिषद का। उसमें लोग डिस्टर्ब करते, कैंडिडेट पर अटैक करते, चाहे किसी सभा पर अटैक करते। पाकिस्तान की साजिश है कि जम्मू कश्मीर में जो जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं उसमें खून खराबा किया जाए, खलल डाला जाए। कश्मीर की आजादी, कश्मीर के आजाद आबो हवा में ये चुनाव, और किससे आजादी? आतंकवाद से आजादी। किससे आजादी? इन दहशतगर्दों से आजादी। किससे आजादी? करप्शन से आजादी, सेल्फिशनेस से आजादी। इसी आजादी में कश्मीर के जब चुनाव करवाए जा रहे हैं तो इनको आग लग रही है, और अब ये आग उस ट्रक में लगाई गई हमारे हिंद के फौजियों की द्वारा जो ट्रक में सवार होकर हालात खराब करने के लिए पहुंच रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु जी। मेजर जनरल SP सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल सिन्हा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ इस वक्त कर्नल दानवीर सिंह जुड़ चुके हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं, और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब को आप देख रहे हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे कुछ ही देर में, वरिष्ठ पत्रकार है, माफ कीजिएगा, रक्षा विशेषज्ञ तारिक पीरजादा आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अब्दुल कयूम साहब को आप देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जनरल सिन्हा, मैं आपसे बात करना चाहती हूं इसलिए क्योंकि ये खबर जब हमने सुनी एक सेंस ऑफ प्राइड इसलिए आई कि अब अगर आप आतंकियों की तरफ से
खरोज भी हिंदुस्तान की तरफ आते हुए देखेंगे तो ट्रक का ट्रक उड़ा दिया जाएगा। अब हमें पता है कंडा क्या। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज और आर्मी में और सुरक्षा बलों में तालमेल पैदा हुआ है, वही हमारे सफलता का मुख्य कारण है और बहुत बड़ा कारण है कि हमको इंटेलिजेंस इनपुट बहुत सही टाइम पे मिल जाता है। सही टाइम पे मिलने से हम काउंटर मेजर्स ले सकते हैं और अटैक को विफल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि 28 नवंबर को जिला परिषद का इलेक्शन होने वाला है। पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों के लिए बहुत सुनहरा मौका था कि इसमें ये उपद्रव करें और न्यूज में आए और पाकिस्तान आर्मी जो पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं, जो गृह युद्ध की स्थिति है, उससे अटेंशन डाइवर्ट हो। पाकिस्तान आर्मी की ये पुरानी रणनीति है और इस बार तो पाकिस्तान आर्मी और भयभीत हो गया है क्योंकि पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया जा रहा है। इसके पहले पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया जाता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया जा रहा है। ये भय है पाकिस्तान का। तो गृह युद्ध से ध्यान बटाने के लिए इसमें तेज गति आई है। 370 हटने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान बौखला गया है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए और वो एक ही चीज करना जानता है, आतंक करो। जो पाकिस्तान आर्मी है वो नपुंसक आर्मी है, युद्ध नहीं कर सकती। आप बहुत क्लियर हो गए हैं। भारतीय सेना से जितने आतंकी भेजोगे उन सबका खात्मा करेंगे। तुम जितने आतंकियों को पैदा करोगे उन सबको जहन्नुम पहुंचाएंगे। ये बहुत क्लियर अब स्ट्रैटेजी है। हमारे साथ जैसा मैंने आपको बताया वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। जब ये खबर आई कि हाफिज सईद को सजा मिल गई है, 10 साल वो जो है कैद में रहेगा, एक बार के लिए लगा कि नहीं, ट्रैक पर चीजें चल रही है। लेकिन जब ट्रक में भरकर आतंकियों को वहां पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड से यहां पर शकरगढ़ से भेजा गया, तब क्लियर हो गए कि ये दिखावे की कार्रवाई है और कुछ भी नहीं। वो बना घर जमाई ही रहेगा। अब्दुल कयूम साहब जी, आप अपना सवाल पूरा कर लीजिए। कर लिया सर। मुझे यहाँ बैठकर थोड़ी पूरी कुरान की आयतें खत्म करनी है। घर जमाई बना रहेगा। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग आंखों में धूल झोंकने का काम कुछ करते हैं, कार्रवाई कुछ होती है। हिंदुस्तान में इसे कहते हैं कथनी और करनी में फर्क। देखें, करनी और कथनी जो भी व्हाटएवर यू आर सेइंग, बात तो ये है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। पाकिस्तान ने अपने एक्ट्स के साथ माजी के अंदर भी और पहले भी जो है वो ये साबित किया है कि हम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। कौन है बदतमीज इंसान जो पाकिस्तान के प्रवक्ता बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। बहुत अगर आप मुझे बात पूरी करने देंगे फिर मैं आपके साथ मजाक और ठट्ठा भी कर लेंगे। अगर हम ठट्ठा और मजाक करने बैठे तो फिर करते हैं। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। वाह 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 वाह, बाहर रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल, जो हाफिज सईद को पनाह देता है, ओसामा बिन लादेन को पनाह देता है, मुजफ्फराबाद और कोटली में आतंकवाद का ट्रेनिंग सेंटर खोलता है। होली जो है वो जितनी भी आतंकवाद की विश्व में घटनाएं होती हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं। हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर नहीं बहुत तरीके से रहे। कहा आप खून की होली बोली इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप जानते हैं ना पाकिस्तान में है ब्लास्फेमी का कानून जो है वो आप पर लगा दिया जाएगा, छोड़ दीजिए। अब अब्दुल कयूम साहब, जब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, मैं आपको एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। जहाँ आप बैठे हैं वहाँ जमीन तो नहीं खिसक गई? आप मुझे ये बताइए, रिस्पॉन्सिबल स्टेट पाकिस्तान के अंदर आपने जो है वो सारे, हर किसको नहीं पता है कि भारत के अंदर मोदी एक दहशतगर्द है जो कि एक फाशिस्ट गवर्नमेंट को लेके चल रहा है और अपने ही लोगों को वो मार रहा है। वाह कौन वाह कौन वाह वाह। अब्दुल साहब
किसकी बात कर रहे हैं? मोदी जिनका नाम है ना, चोरी और मोदी। छीना चोरी। वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के आपको फसादात स्पेलिंग के पता है अब्दुल करीम साहब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो आपको पता है ना, जो बाइडेन जो है, तहजीब से पेश जो आओ। बाइडेन जब फोन पर बातचीत करते हैं और जिस पार्टी से वो आते हैं, उसी पार्टी के ओबामा की किताब प्रॉमिस लैंड में आपके लिए जो कहा गया है वो पढ़ पढ़कर आप खून के आंसू रोएंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुधांशु जी, मोदी से जलन इतनी कि जल जल के खत्म हो जाएंगे, फिदायीन बन जाएंगे, सुसाइड बॉमर बन जाएंगे। इंडिया को जला देगा। हमें जलने की क्या जरूरत है? मोदी तो खुद इंडिया को जला रहा है। और साहब ने जो बोला है पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, वो सही बोला है, मगर उन्होंने हाफ ट्रूथ बोला है, पूरा नहीं बोला है। वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टेट है ये भी तो बताना चाहिए। और इसके लिए ना हम इंडिया का, भारत का, मोदी सरकार का कोई बयान नहीं बता रहे। तो ऐसे कंट्रीज पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की फोर्सेज ने और पाकिस्तान सबसे अधिक खातम खास है। नंबर 1 आपका चाइना, जो आपका जिसके आप इंडियन टेररिज्म पड़े हुए हैं। सन 2016 में चाइना में ग्वांग्झू में G20 समिट हुई और जहाँ पे करीम साहब आप बोल रहे हैं 80,000 लोगों का नजराना दिया है, लोगों ने यहाँ पे जान की कुर्बानियां दी हैं। आप लोगों के इंडिया की तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के सबूत हैं। कुलभूषण जो है वो कौन है? वो आज बड़ा क्यों? अभी आपको समझ नहीं आई है कि आप किस तरह से इंडिया जो है वो पाकिस्तान के मामला में इन्फिल्ट्रेट करता है, किस तरह से यहाँ पे टेररिज्म कार्रवाइयों का वो नेटवर्क बचा के बैठा है। अभी 14 नवंबर को सबने देखे सबूत शवाहिद जो इंटरसेप्ट किए पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, कि किस तरह से प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के एक्टिविटीज को, और उसका आपने कवर अप करने के लिए ये पता नहीं कौन लोग जो है जिनके हवाले से आप ये दावे कर रहे हैं कि ये पकड़ लिए फलां के घुसा है, तो ये हो गया। अब्दुल कयूम साहब, इतनी बड़ी आप फोर्स और फौज जो है। अरे भाई, आपको आज क्यों इनवाइट किया गया? हमने कहा था कि दहशतगर्दों को ट्रक में भरकर भेजिए। हम तो बिजी हैं अपना काउंसिल का इलेक्शन करवाने के लिए। आप सुनिए सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको जवाब का पूरा मौका दूंगी। तारिक पीरजादा साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तारिक पीरजादा साहब जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करूंगी मैं। पूरी तरीके से जग जाहिर है। हाँ सुधांशु, देखिए, चाइना में 2016 में ग्वांग्झू में G20 समिट हुई थी, तो मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि चाइनीज गवर्नमेंट ने 5 कंट्रीज ऐसे थे जिनके सिटीजन यानी नागरिकों के लिए ग्वांग्झू के हर होटल को कह दिया था जो समिट से 1 महीना पहले से, इन कंट्रीज में से किसी एक को भी आप अपने होटल में जगह नहीं देंगे सिटीजन को, उसमें पाकिस्तान भी था। आज जब हिलेरी क्लिंटन ने यह बोला था कि आप बगल में सांप पालेंगे तो ये सोचे कि वो नहीं डसेगा, तो किसके लिए बोला था सबको पता है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में अपने कैंटोनमेंट के पास में महफूज तरीके से रखा हुआ था। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस दिन जग जाहिर हो गई जिस दिन आपकी नेशनल असेंबली में बोल दिया गया कि बालाकोट तो हमने करवाया था। और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अफगानिस्तान की सरकार भी बताती है, काबुल के धमाकों में पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बांग्लादेश की सरकार बताती है ढाका में पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और श्रीलंका की सरकार बताती है कोलंबो के चर्चेज में पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेट है पूरी दुनिया में। अगर टेररिज्म के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल 1-2 स्टेट है तो उसमें पाकिस्तान है। इसलिए कयूम साहब ने जो बोला था वो सच है, बस उनकी बात पूरी तरीके से हम लोग समझ नहीं पाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी दुनिया को। तारिक पीरजादा साहब, आप अगर कोई चीज रिस्पॉन्सिबली निभाते हैं तो वो है आतंकवादियों को पालना पोसना और उसके बाद हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए भेजना। इसी के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल नेशन के खिताब से नवाजा जाना चाहिए। अच्छा, जरा आप मुझे बता देंगे कि आपकी कितनी बड़ी फौज है, आपका कितनी? एक मिनट मुझे बात करने दीजिए ना। डोकलाम से लेकर लद्दाख, लद्दाख से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल, और उसके अलावा आपको मालूम है कि आपके जहाज अभिनंदन कुलभूषण जिसे हमने पकड़ा हुआ है, जो आपकी जिल्लत का निशान है। तो भारत एक दहशतगर्द रियासत था, है और आइंदा भी रहेगा। जैसा कि अभी ताजा तरीन दाखिए जो हमारी वजारत खारजा ने आपके लिए जारी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी, हम यहाँ पर सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, आप क्या जोक मार रहे हैं यहाँ बैठ के? आप इतने ज़हीन शख्स हैं, आप क्या मजाकिया बन रहे हैं यहाँ पर?
हम सब हंस रहे हैं, हमारी हंसी नहीं रुक रही है। आपका मजाक उड़ा रहा हूँ। आप कहाँ मजाक उड़ा रहे हैं? आपके शब्दों में अरे कोई मानेगा? तारिक पीरजादा साहब, मुझे बताइए उसामा बिन लादेन कहाँ पाया जाता है? हाफिज सईद कहाँ की रोटियां तोड़ा है? मसूद अजहर कहाँ से बैठकर आतंकियों को इशारे कर रहा है? कहाँ है वो जमीन? नाम बताइए मुझे, नाम बताइए। मुसलमान मुल्कों को अब सबसे ज्यादा परेशानी किस मुल्क से हो रही है? नाम बताइए मुझे। ओबामा अपनी किताब में आपको क्या क्या कहते हैं? आप उस मुल्क का नाम बताइए मुझे, क्या नाम है? तारिक पीरजादा साहब, मैं बताऊं PAKISTAN, पाकिस्तान। अंग्रेजी सीख लीजिए पहले। अंग्रेजी नहीं सीखनी मुझे, आप लोग अंग्रेजों की गुलामी कीजिए। मैं हिंदी में आपसे बात करूंगी, मैं हिंदी में आपसे वार्तालाप करूंगी, मुझे नहीं सीखनी है अंग्रेजी। और मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए। आपको गुलामी करनी है, कीजिए आप अंग्रेजों की गुलामी। 1857 फैलाइए उनके सामने कटोरा। हम आपको सबक सिखाएंगे आतंकवाद को खत्म करने का, तारिक पीरजादा साहब, ठीक है? ज्यादा भिखारी है ही कोई नहीं। या खुदा है भगवान। अरे सर प्लीज मैं कितनी बार आपको याद दिलाऊं, कितनी बार याद दिलाऊं? आपके यहाँ वो कौन सा जानवर है? वो कौन सा जानवर है? कौन सा जानवर है? कर्नल दानवीर, वो कौन सा जानवर है जिसे बेचकर अपना देश चला रहे हैं ये लोग? हिंदुस्तानियों के पास टॉयलेट नहीं है। पीरजादा साहब रुकिए, कौन सा जानवर है वो जो बेच रहे हैं? ये जो दो नमूने आपने पाकिस्तान से बुलाए हैं, इनको देख कर, इनको सुनकर मेरे को बहुत हंसी आ रही है। ये जो पीरजादा साहब हैं, इनसे ये पूछिए कि 91,000 जो सैनिक हिंदुस्तान की कैद में था और जो हमारी रोटियां तोड़ रहा था, आप अपने फौजियों से जाके पूछिए कि हमारे लंगर में रोटी कैसे मिलती है। आप उन बुज़दिल फौजियों से पूछिए जो कारगिल की लड़ाई में मारे गए और जिन्होंने जो वहां से बम दबा के वहां से भागे। आप उन बुज़दिल पाकिस्तानियों से पूछिए कि किस तरीके से उन्होंने अपने सैनिकों की बॉडी को लेने से इनकार कर दिया डर के मारे। और आप अपने उन सियासतदानों से पूछिए जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, पसीना आ रहा था, बुरा हाल था, थर-थर कांप रहे थे और अभिनंदन को डर के मारे छोड़ा। आप उन बुज़दिल लोगों से पूछिए जो बलूचिस्तान में मासूम लोगों को अगवा करके और उनको मार देते हैं। आप उन लोगों से पूछिए जो वर्दी पहनकर दहशतगर्दी करते हैं और उसके नारे लग रहे हैं पेशावर में दहशतगर्दी है, उसके पीछे वर्दी है। आप उनसे पूछिए जो माए बहने यतीम हो गई है पाकिस्तान में दहशतगर्द वर्दी वालों की वजह से। पीरजादा साहब अब कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं? आपको मालूम है आज यूएई ने पाकिस्तान के आदमियों को यूएई में आने से बंद बना कर दिया है। आपको मालूम है सऊदी अरेबिया ने भी पूरे कश्मीर को हिंदुस्तान के नक्शे में जोड़ के दिखाया है। कर्नल सिंह, पीरजादा साहब, पीरजादा साहब से तुम लोग झूठ बोल रहे हो। पीरजादा साहब, अरे सुनिए, अभी 47 में अलग हुए आप, क्या 5000 साल? हम अगर अलग नहीं करते हाकिम थे तो पीरजादा साहब आप यहाँ अभी होते स्टूडियो पहले हम आपके हाकिम थे, ठीक है? सुल्तान महमूद गजनवी, कोई हाकिम वाकिम नहीं थे आप, ठीक है? आप लोगों को इस जमीन पर नहीं रहना था तो हमने कहा चलिए फिर जाइए अपनी जमीन बसाइए। फिर उस टुकड़े का आपने क्या किया? आपने उस टुकड़े का क्या किया पीरजादा साहब? क्या किया आपने उस टुकड़े का जिसका नाम पाकिस्तान है? वहाँ के मंत्री बैठकर आधा किलो और पाव भर के न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे होते हैं। वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो इन तालिबानियों के आगे झुक जाते हैं। वहाँ आपकी फौज के खिलाफ नारेबाजी लगती है। जिस टुकड़े को हमने आपको दे दिया ना, ये सोच करके आगे बढ़ेंगे, उस टुकड़े की आपने क्या गत की है वो आप भी जानते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं। अपने मन में रोते होंगे तारिक पीरजादा साहब कि मैं कहाँ आ गया, क्यों मेरे परदादाओं ने इस जमीन को चुन लिया, काश कि मैं रुबेका की तरह यहाँ हिंदुस्तान में होता तो सुकून बख्श जिंदगी जी रहा होता।
सुधांशु त्रिवेदी जी। अरे सुकून तो हिंदुस्तान की किस्मत में है ही नहीं। जो मेरी मुस्कान बता रही है, दहशतगर्दी करने मेरी वालों मुस्कान बता रही है, तारिक पीरजादा साहब बोल गए। मेरी मुस्कान भाई बता रही है, महमूद छोड़िए ना गजनवी के तारिक जमाने पीरजादा में साहब। 400 मिलियन पाकिस्तान की किताबों में पढ़ा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में पाकिस्तान पूरे इलाके में था। अरे भाई पाकिस्तान वर्ल्ड को चौधरी रहमत अली 1941 में लाए और वो था वो महमूद गजनवी के जमाने में। आप तो इतने गजब के काम करते हैं जनाब कि जिसकी कोई हद नहीं। आप लोग के जमाने में आपकी समस्या जानते हैं क्या है कि आपका अपना कोई वजूद और आइडेंटिटी नहीं है। अब ये बताइए, आपका नाम 1941 में आया, आपने जो लैंग्वेज अडॉप्ट की वो पाकिस्तान की नहीं है, उर्दू हमारी लैंग्वेज है, लखनऊ दिल्ली की लैंग्वेज। वो ना वो आपकी लैंग्वेज तो सिंधी थी, बलोच थी, पंजाबी थी, पट्टो थी, और जब तक बांग्लादेश आपके साथ था बांग्ला थी, जिसको कि आप एक तरह कर नहीं पाए। और अभी इन्होंने बात कही इंडिया और पाकिस्तान की, क्या तुलना है भाई? एक बड़ी अच्छी बात अभी रूबिका जी यहाँ भिखारी वर्ड इन्होंने यूज किया। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने एलिगेशन लगाया था कि जब भिखारी वर्ड गूगल पे टाइप करो तो इमरान खान की कटोरा लिए फोटो आ जाती है। तो इन्होंने कहा कि वो इसलिए आ जाती है कि गूगल का चीफ सुंदर पिचाई भारतीय है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तारिक साहब सुन लीजिए, सिर्फ गूगल का चीफ हमारा नहीं जो आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी। ये बताइए, पेप्सी पीते हैं उसकी चीफ इंदिरा नूई वो भी इंडियन है, मास्टर कार्ड का अजय बंगा वो भी इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सत्य नडेला चीफ वो भी इंडियन है। तो हमारे यहाँ एक और सुनिए इतना ही नहीं है, ये एप्पल का फोन यूज करते होंगे ना, फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। इसका जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उसने कहा कि फेसबुक के ओनर एप्पल के ओनर स्टीव जॉब्स ने कहा था कि जब बुरा दौर आया तो वो भारत आए थे। कहा वो आए थे? नैनीताल जिले के कैंची में नीम करौली बाबा के आश्रम में, वहां से उनको नई ऊर्जा मिली। अरे भैया, आप तो दुनिया को ही देते हैं। आप क्या भी गजब के लोग हैं। आज ही देखिए, जैसे मोहम्मद का चीफ आप क्या होता है, लश्कर तैयबा का चीफ आप क्या होता है, अल-कायदा का चीफ आप क्या पकड़ा जाता है। जब ओसामा बिन लादेन भारत में आते हैं तो कहते हैं भारत में अपनी मल्टीनेशनल भेजो तारिक पीरजादा ताकि अच्छा टैलेंट मिलेगा। पाकिस्तान में कहते हैं अपनी फौज भेजो, टैलेंट मिलेगा। आपने अभी जब ये कहा, तारिक पीरजादा साहब प्लीज ऑन अ सीरियस नोट, पीरजादा साहब, पीरजादा साहब, हाँ सुनिए, बहुत बड़ा महान हमने बनाया। अरे पीरजादा साहब सुनिए ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जब सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे थे कि भिखारी टाइप करो, तो जो आप अंग्रेजी मुझे सिखाते हैं तो BHIVKARI, सुनिए ना सर, प्लीज मैं बहुत सीरियस हूँ सर, मैं बहुत सीरियस हूँ, प्लीज सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट। मैंने ये जो भिखारी था वो मैंने टाइप किया सर, देखिए क्या आया, मैंने टाइप किया, मैंने कुछ नहीं किया, आई जस्ट टाइप्ड इट and what happened is right here on the screen sir, तारिक पीरजादा साहब, I'm not lying। सुधांशु जी ने कहा कि ये लिखने पर क्या आता है गूगल पर देख लीजिए, मैंने वो लिखा और आप देखिए क्या निकल कर आया है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन, क्या निकल के आया है? आप देखिए ना, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, एबीपी न्यूज की स्क्रीन देख पा रहे हैं, इमरान खान की फोटो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का हश्र है। बोलिए तो सही। अरे खोल दिया ना सर, एक काम कीजिए, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। पीरजादा साहब, आपको पता है, देखिए आप मुझे ऑफ एयर भी जानते हैं पीरजादा साहब, हम सिर्फ स्क्रीन पर एक दूसरे को नहीं जानते। पीरजादा साहब प्लीज, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, आप इसे टाइप कीजिए गूगल पर, आप सिर्फ टाइप कीजिए अभी मुझे लगता है अब्दुल कयूम साहब भी यही कर रहे हैं, BHIKARI टाइप कीजिए गूगल पर और देखिए क्या आता है। तो आतंकियों का खात्मा एक के बाद एक जो भी आ रहा है उसे जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। वहां 10.5 साल की सजा हो गई है हाफिज सईद को, लेकिन वो सिर्फ दिखावे का काम है, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, पाकिस्तान से 2 खास मेहमान हैं, तारिक पीरजादा साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और अब्दुल कयूम साहब सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी आपको देख रहे हैं, कर्नल दानवीर आपको देख रहे हैं, और जनरल SP सिन्हा आपको दिखाई दे रहे हैं। सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जनरल सिन्हा। या रूबिका, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे तो ताज्जुब लगता है कि किस तरह से ये गलथेथरी आके टीवी पे करते हैं
पीरजादा, और मतलब थोड़ा भी इनको शर्म और ये आत्मग्लानि नहीं होती है कि इतना झूठ बोलते हैं और ये शाउटिंग डाउन टेक्निक करते हैं। जब अगला प्रवक्ता कुछ बोलता रहता है तो ये चिल्लाने लगते हैं ताकि उसकी आवाज दब जाए। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाता है इनका चरित्र क्या है। जो पाकिस्तान नहीं, आतंकिस्तान है, झूठिस्तान है। पीरजादा ऐसे ऐसे लोगों को पाकिस्तान पीरजादा देखो कितना बदतमीजी से हंस रहा है। और हंसो, अपने तकदीर पे हंसो कि तुम भीख मांग रहे हो देश, फकीर देश हो, अपने तकदीर पे हंसो और हंसो पीरजादा, तो और हंसो पीरजादा और हंसो। कटोरी में कितने भीख मिले, पीरजादा कटोरी में कितने भीख, फिर इसने बदतमीजी शुरू कर दी। रूबिका इसको बोलो कि अपनी जबान बंद रखे, थोड़ा तहजीब सीखे। ये बदतमीजी छोड़ दे मेरे साथ। शाउटिंग, अरे हाफिज सईद कहाँ है, सलाउद्दीन कहाँ है, ओसामा बिन लादेन कहाँ है, पाकिस्तान का इमरान खान कोई नहीं। ये अरे रूबिका, अरे कैसे नमूनों को पकड़ के ले आती है आप। इनको तो जू में होना चाहिए, ये बड़े अच्छे जू में रहेंगे, दिखाई पड़ेंगे। रूबिका ये देखो, ये फिर से भौंकना शुरू कर दिया। अरे कितना भौंकते रहोगे, कितने भौंकते रहोगे। रूबिका ये भौंकने वाले जो है ना, पाकिस्तान मैं चाहती हूँ तारिक पीरजादा साहब और जनरल सिन्हा, हमें शब्दों की मर्यादा हमें नहीं लांघनी चाहिए। पीरजादा साहब, आप ज़ईफ इंसान हैं, आप ज़हीन इंसान हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बस इस बात की मैं इज्जत नहीं कर पाती हूँ। पीरजादा साहब, बस मैं इस बात की इज्जत नहीं कर पाती हूँ कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है और आप जो है लगातार बगैर रोक टोक उसका फेवर कर रहे हैं। आप कैसे कर सकते हैं आतंकवाद का फेवर, मुझे ये बताइए प्लीज। मैं कर रही हूँ सवाल, आप परेशान नहीं है आतंकवाद से? अब्दुल साहब आई एम कमिंग टू यू, सब वेट। अभी मैं और तारिक पीरजादा साहब बात कर रहे हैं। आप गलत बात कर रही हैं। मैं क्या गलत बात कर रही हूँ? क्या अब्दुल साहब, मैं क्या गलत बात? आप उनसे अपने कैसे एक्सक्यूज करें, तो उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए, भौंकने और इस तरह के। तो आपको क्या लगा? मैंने अभी यही कहा ना, आपको नहीं पता है कि मर्यादा का मतलब क्या है। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने कहा शब्दों की मर्यादा, उसका मतलब क्या? अब्दुल साहब शब्दों की मर्यादा उसका मतलब क्या? आप जानते हैं ये हिंदुस्तान का कल्चर है, ये हिंदुस्तान का कल्चर है कि हम घर आए मेहमानों को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, अतिथि देवो भवा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी गलत चीज का साथ देंगे तब भी आपको अतिथि देवो भवा वो एक्शन में मिलेगा, नहीं मिलेगा। वही इस वक्त जनरल सिन्हा कर रहे थे, उन्होंने तरीके से अपनी बात को रखा। उसके बाद तारिक पीरजादा साहब उस बात पर हंसने लगे तो उन्होंने याद दिलाया कि अपनी मर्यादा लांघना क्या होता है। एंड देन आई स्टॉप। अब्दुल साहब, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अब्दुल साहब, सम्मान, आप ये नहीं कह सकते कि कैसे नमूने बाअदब, मैं लौट कर अपने टॉपिक पर आती हूँ। पीरजादा, नहीं, अब आप शक्ल सूरत पर तो ना ही जाइए आप, इस पे तो आप कॉम्पिटिशन आ जाएंगे, ना शक्ल सूरत पर ना जाइए आप, रहने दीजिए। इन्होंने इस्तेमाल किए। लगी ना मिर्ची, शब्दों की मर्यादा का मतलब आपको मैं प्लीज मैं आपको पीरजादा साहब जानते हैं भाई। अब्दुल साहब, मेरे ख्याल से आप पहली दफा मेरे साथ बैठे हैं। आप अपने पाकिस्तानी साथी से पूछ लीजिए। पीरजादा साहब, आप मेरे साथ कितनी दफा यहाँ बैठे हैं डिबेट में? कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है आपको? बस आतंकवादियों के बस्ते पर आप खड़े रहे तो आपको खरी खोटी सुनने को मिली है कि नहीं पीरजादा साहब? आपकी कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस है, आप कितना डिफेंस के ऊपर खर्च करते हैं? आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछें। पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल करार देने से पहले जरा इनको अपने गिरबान के मिर्ची लगी ना और पूछे कि आप अब्दुल साहब, हु इज हाफिज सईद, यू टेल मी। बेवकूफ बना रहे हैं ये मसूद अजहर कौन है, मुझे ये बताइए अब्दुल साहब, कौन है ये मसूद अजहर? वो कोई भी होगा, कोई भी होगा क्या मतलब है? हमारे लिए मोस्ट वांटेड है,
सबसे बड़ा आतंकी है। कोई भी होगा क्या? पड़ोसी है आपका? व्हाट इज कोई भी होगा? कौन है बताइए ना मुझे। मसूद अजहर कौन है अब्दुल कयूम साहब? हु इज मसूद अजहर? मैं जवाब देता हूँ। सलाउद्दीन कौन है? नहीं बात तारिक पीरजादा साहब रुकिए आप। कौन है अब्दुल कयूम साहब? कौन है ये मसूद अजहर? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। बैंड है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं क्या बैंड ऑर्गेनाइजेशन क्या? थोड़ा और बताइए ना, और समझाइए। अरे यार तो बात करो, देखो मेरी बात सुनो। इस सरजमीन से दहशतगर्दी का पाकिस्तान तो खुद इसका शिकार है, एंड वी नो। लेकिन ये अगर इंडिया बाज नहीं आएगा, अपने आपके जब भी इलेक्शन होने लगते हैं, आपको पाकिस्तान दहशतगर्द नजर आने शुरू हो जाता है, आपको पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी आनी शुरू हो जाती है। आप बॉर्डर के ऊपर जो है वो टेंशन क्रिएट करके एलओसी के ऊपर एक ऐसा हॉस्टाइल मतलब है कि आप लोग पाकिस्तान को घुसपैठिए नहीं भेजते हो। पॉलिटिकल जो रिजल्ट मतलब हुआ कि आप नहीं भेजते हो। सुनिए अब्दुल साहब, अच्छा ठीक है, मैं एक सेकंड सीरियस लेवल पर डिस्कशन। अब्दुल साहब, तो आप घुसपैठिए नहीं भेजते, आप ये कह रहे हैं? भेजते हो कि नहीं भेजते? आप लोग घुसपैठिए नहीं भेजते, आप ये कह रहे हैं अब्दुल साहब? तो पाकिस्तान ने जितने दोषी नॉन स्टॉप मत जाइए, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। अभी बताया आप घुसपैठिए भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? आपके तो मिनिस्टर्स जो हैं वो इस किस्म की धमकियां देते हैं। अब यहाँ सबूत है ये। अरे बाप रे, आप अपने गिरबान में तो झांकिए। कसाब कौन था? आप अगर घुसपैठिए नहीं भेजते हैं तो वो कसाब कौन था? लॉलीपॉप बेचने आया था हिंदुस्तान में, अरे अपनी वो भी कटोरा लेकर यहाँ पर भीख मांगने आया था। लादेन कौन था? अगर आप दहशतगर्दी में आप यकीन नहीं रखते तो लादेन कौन था? सिक्योरिटी करने के वो क्या करने आया था वहाँ पर? छुट्टियां मनाने आया था पाकिस्तान में, द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। हाँ, वो वेकेशन पर आया था लादेन। मसूद अजहर वहाँ पर क्या कर रहा है? हाफिज सईद वहाँ पर क्या कर रहा है? करके 4 लोग आते हैं और चले जाते हैं। मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं। आपका मिनिस्टर तो वहाँ संसद में खड़े होकर बकायदा अब्दुल साहब ये कहता है कि हम सब पुलवामा में जो कुछ हुआ उसके भागीदार हैं। सुधांशु जी, लास्ट 20 सेकंड्स। सुधांशु जी, लास्ट 20 सेकंड। देखिए, जो कयूम साहब ने कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, तो वो जानते क्यों शिकार है? अटल की कविता की एक पंक्ति थी कि चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खड़ा होता है। तो आप चिनगारी से खेल रहे थे, उसी ने आपको आग लगाई। और मैं एक सीरियस नोट पे बात कहना चाहूंगा। अभी ये तारिक पीरजादा कह रहे थे ना कि पाकिस्तान की हिस्ट्री इतनी पुरानी है, पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि वो मोहम्मद बिन कासिम से अपनी हिस्ट्री जोड़ते हैं। और आपको पता मोहम्मद बिन कासिम को क्या अंजाम हुआ था? हज्जाज बिन यूसुफ, उमैयद खलीफा जिन्होंने उनको भेजा था, उसको सिलवा दिया था खाल में, क्योंकि उसने बेईमानी और गद्दारी की थी। तो भैया बेईमानी और गद्दारी के प्रतीकों को आप अपना आदर्श मानते हैं, और वही आज आप दुनिया में कर रहे हैं। आपकी वही इमेज बनती जा रही है। आगे में कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद बिन कासिम जैसा ही अंदाज। हिस्ट्री के लेसन पीरजादा साहब पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए अपने आकाओं के बारे में भी और आतंकियों के बारे में भी, ये आपके लिए मददगार साबित होगा। वरना हम तो हैं ही आपको सबक सिखाने के लिए। ऑलवेज या वेलकम। अब बारूद से करेंगे आपका स्वागत, और क्या कर सकते हैं। सीएम अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह ने से पूछताछ हुई है। ईडी की पूछताछ जो है वो खत्म हो गई है। रनिंदर ने बाहर निकलकर कहा कि मैं ईडी से सहयोग करूंगा। सुबह 11 बजे से रनिंदर से ईडी के जालंधर ऑफिस में फेमा केस में पूछताछ हो रही थी। करीब 6 घंटे तक रनिंदर सिंह से पूछताछ हुई और अब ये पूछताछ खत्म हो गई है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबर है, मुझे पता है आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कल सुबह कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अपने ऊपर करवाएंगे। तीसरे और आखिरी फेज के ट्रायल में शामिल होने के लिए उन्होंने खुद पेशकश की थी। सुबह 11 बजे अंबाला के सिविल हॉस्पिटल में उन्हें भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। तो मंत्री जी पर होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, क्योंकि खुद उन्होंने पेशकश की थी।